यह जो मैंने इतनी सारी बात बोर्ड पर अभी लिखी है, मैं अब इसमें से जो बिल्कुल काम की बातें हैं सिर्फ वही लिखता हूं, सो दैट आपको यह दिमाग में रहे कि हमको याद क्या क्या चीज रखना है, मेमोराइज क्या क्या करना है। इसमें से कई सारी चीजें वो मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है क्योंकि बताना जरूरी है कौन सी चीज कहां से और कैसे आ रही है, मगर यह जरूरी नहीं कि हम सारी चीजों को देखते रहें और सारी चीजों को देखकर उनको दिमाग में रखने के चक्कर में पूरे कंफ्यूज होते जाएं। हम तो सिर्फ काम की बात याद रखते हैं। मैं अब सिर्फ काम की बात लिख देता हूं जो आपको डेफिनेटली अलग से जरूर लिख देना चाहिए। मैं कहता हूं इस जगह पर कोई सोर्स S1 है और इस जगह पर कोई सोर्स S2 है। सोर्स S1 से वेव्स जनरेट होती हैं और सोर्स S2 से भी वेव्स जनरेट होती हैं। यहां कोई पॉइंट P है, सोर्स S1 से जनरेट होने वाली वेव पॉइंट P तक पहुंचती है x1 की दूरी तय करके। सोर्स S2 से वेव जो जनरेट है वह पॉइंट P तक पहुंचती है कुछ दूरी x2 तय करके। हम कहते हैं सबसे पहले हम यह एज्यूम कर लेते हैं कि सोर्स S1 से जनरेट होने वाली वेव और सोर्स S2 से जनरेट होने वाली वेव, इनमें कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है। डेल्टा T इज 0। डेल्टा T इज 0 का मतलब क्या है कि सोर्स S1 और सोर्स S2 दोनों जगह से जो वेव जनरेट होना चालू हुई सेम टाइम पर जनरेट होना चालू हुई। मतलब पॉइंट S1 पर पत्थर और पॉइंट S2 पर पत्थर एक साथ जाकर गिरा और इन दोनों जगह पर से जो वेव जनरेट हुई जब पॉइंट P तक पहुंची तो उनमें एक पाथ डिफरेंस आ गया x2 माइनस x1 का, और इस पाथ डिफरेंस की वजह से वहां पर एक फेज डिफरेंस आ गया जो कि है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, जिसको हम डिनोट कर दें डेल से। फिर हम कहते हैं सोर्स S1 की वजह से जो वेव है वह है y1 विच इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और सोर्स S2 की वजह से जो वेव है दैट इज y2 दैट इज A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल। अब इसके बाद जो मैंने पॉइंट लिखा, साथ में जो लिखा कि इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स S1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर एंड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स S2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। इसका कोई बेसिस नहीं। द बेसिस इज जो हाइजन ने एज्यूम कर लिया था दैट एनर्जी एसोसिएटेड विथ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। Intensity associated with wave is directly proportional to the square of amplitude। Although मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये गलत कंसेप्ट है। मैकेनिकल वेव्स के केस में तो ठीक है, मगर लाइट के वेव्स के केस में ऐसा नहीं होता है। मगर फिर भी चूंकि हाइजन ने ऐसा कहा था इसलिए हम समझ रहे हैं। ऑल्दो एनीवे अभी तो मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही देख रहे हैं, इसलिए बात हम इसी तरह से लिखते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी वेव के साथ में जो एनर्जी या इंटेंसिटी जो ट्रेवल करती है वो किसी भी जगह पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। अब हम कहते हैं कि एट P y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और फिर हम कहते हैं कि यह जो y है इट कैन बी रिटन एज y1 प्लस y2। जब हम करेंगे तो यह a साइन ओमेगा टी प्लस बीटा हो जाता है, और इधर हम कहते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड।
अब इधर मैं बिल्कुल साफ बता दूं, बीटा के लिए जो एक्सप्रेशन है, जो tan बीटा का एक्सप्रेशन है, वह पूरी तरह से अनुपयोगी है, यूजलेस है। पूरे चैप्टर में हम शायद ही कहीं उसका कोई काम लेते हैं, कोई उपयोग लेते हैं। लिख जरूर लीजिए इसके पहले वाले आर्टिकल में, मगर इधर मत लिखिए, कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं आएगा। हमको खासकर इस्तेमाल जो आता है यह एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन जरूर आता है। हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड is a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos z। और इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन भी काफी उपयोगी है। इंटेंसिटी इज i1 प्लस i2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ i1 i2 cos del। यह सारी बातें काम की हैं। अब डेल्टा टी जीरो पार्ट डिफरेंस के हिसाब से कुछ फेज डिफरेंस के हिसाब से सुपरपोज करने वाली दोनों वेव इक्वेशन, उनकी इंटेंसिटी, सुपरपोज करने में दोनों वेव्स एड अप होती हैं। दोनों वेव्स जब एड अप हो जाती हैं तो रिजल्टिंग वेव इस तरह से लिखी जा सकती है, उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। एम्पलीट्यूड इस तरह से लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इस तरह से लिख सकते हैं। अब फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर maximum amplitude or for maximum intensity at P or for max intensity at P। कहने का क्या मतलब है, यदि मैं पॉइंट पी पर जहां टेनिस बॉल है, मैं चाहूं कि वह टेनिस बॉल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऊपर नीचे हो, मैं चाहूं कि टेनिस बॉल मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ ऊपर नीचे हो, टेनिस बॉल के पास मैक्सिमम एनर्जी आ जाए, तो इसके लिए क्या कंडीशन रखनी होगी? यह एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है, यह इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। यदि मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो कॉस डेल की वैल्यू +1 रखनी होगी। यदि कॉस डेल की वैल्यू +1 हुई तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। अब कॉस डेल की वैल्यू +1 कब होती है? जब डेल होगा 0 या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई एंड सो ऑन। मीन्स फेज डिफरेंस होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई। फेज डिफरेंस यदि इवन मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 lambda, 3 lambda and so on. Means path difference must be n lambda or even multiple of lambda by 2. It means यदि फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो, इट मीन्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए सुपरपोजिंग वेव्स मस्ट बी इन सेम फेज। दिस इज द कंडीशन ऑफ सेम फेज,
सेम फेज की कंडीशन देखिए जो हमने कल लिखी थी, सुपरपोजिंग waves must be in same phase। जो सुपरपोजिंग वेव्स है वह सेम फेज में होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वह देखिए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 means that would be a1 plus a2, और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी that would be under root of i1 plus under root of i2 whole square, and this situation is termed as constructive superposition। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इसमें एम्पलीट्यूड एडअप हो जाते हैं। किस तरह से जरा देखिए, ग्राफिकली मैं इस सिचुएशन को दिखाता हूं। यह वेव y1, यह वेव y2 और यह वेव y। y1 मतलब S1 से आने वाली वेव पार्टिकल P को टाइम के साथ कुछ इस तरह से ऊपर नीचे करती है। सोर्स S1 से आने वाली वेव टेनिस बॉल को टाइम के साथ कुछ इस तरह से ऊपर नीचे करती है। दिस इज एम्पलीट्यूड A1। अब ये तो सोर्स S1 से आने वाली वेव जो पॉइंट P तक पहुंचती है वो टेनिस बॉल को इस तरह से ऊपर नीचे ले जाती है। अब सोर्स S2 से आने वाली वेव वो यदि सेम फेज में हो, एम्पलीट्यूड भले ही A2 हो, सेम फेज में इस तरह से हो, यह एम्पलीट्यूड A2। हम कहते हैं y1 और y2 सेम फेज में है। सेम फेज का क्या मतलब, जिस समय पर y1 की वजह से पार्टिकल मीन पोजीशन पर, उस समय पर y2 की वजह से भी पार्टिकल मीन पोजीशन पर। जिस समय पर पार्टिकल y1 की वजह से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर ऊपर की तरफ, तो उस समय y2 की वजह से भी पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऊपर की तरफ। इस समय पर y1 भी पार्टिकल को A1 से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है और इसी समय पर y2 भी पार्टिकल को A2 से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। दोबारा इस समय पर पार्टिकल मीन पोजीशन पर, तो y2 की वजह से भी मीन पोजीशन पर, और इस समय पर y1 इस पार्टिकल को नीचे की तरफ A1 से ले जा रही है, तो y2 भी इस समय पर पार्टिकल को A2 से ही नीचे ले जा रही है। हम कहते हैं y1 और y2, y1 सोर्स S1 से आ रही है, y2 सोर्स S2 से आ रही है, मगर दोनों सेम फेज में है किसी भी वजह से। दोनों के सेम फेज में होने की वजह यह है कि उन दोनों में पाथ डिफरेंस या तो 0 है, या लैम्डा है, या 2 लैम्डा है, या 3 लैम्डा है। इस तरह से भी पाथ डिफरेंस हो, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो, तो उनमें फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों सुपरपोजिंग वेव सेम फेज में जाती है। तो अब क्या होगा, अल्टीमेटली टेनिस बॉल का मूवमेंट कैसा होगा? अल्टीमेटली टेनिस बॉल का मूवमेंट इस तरह से होने लगेगा।
टेनिस बॉल का एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 प्लस A2, एम्पलीट्यूड गेट्स एडेड अप। इस समय पर टेनिस बॉल Y1 की वजह से A1 ऊपर जा रही है और Y2 की वजह से भी A2 ऊपर जा रही है। टेनिस बॉल ओवरऑल A1 प्लस A2 से ऊपर चली जाएगी। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, द टू एम्पलीट्यूड्स गेट एडेड अप। मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी एंड दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी वुड बी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। एंड दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज constructive superposition. In this situation, tennis ball will have maximum energy, maximum intensity, maximum amplitude. उसके पास कुछ ज्यादा एनर्जी गैदर हो जाएगी, वहां टेनिस बॉल कुछ ज्यादा एनर्जी के साथ में ऊपर नीचे होने लगेगी। बड़े ध्यान से देखें, यदि हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, यदि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हमने कॉस डेल की वैल्यू को 1 कर दिया। और कॉस डेल की वैल्यू 1 तब होती है जब डेल की वैल्यू हो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब जब फेज डिफरेंस हो इवन मल्टीपल ऑफ पाई। फेज डिफरेंस यदि इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो तो इधर 2 एंड पाई रख दीजिए, तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, पाथ डिफरेंस दिखने लगेगा एन लैम्डा। पाथ डिफरेंस एन लैम्डा और इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, मतलब सोर्स S1 से आने वाली वेव और सोर्स S2 से आने वाली वेव में जो पाथ डिफरेंस हो या तो 0 हो या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो। ऐसी कंडीशन में वहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी। और यह कंडीशन यदि सुपरपोजिंग वेव की है तो यह कंडीशन तो सेम फेज की कंडीशन है। इसका मतलब सुपरपोजिंग वेव्स यदि सेम फेज में हो तो वहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाता है, वहां मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाती है। और इस सिचुएशन को हमने कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहा। अब मैं दूसरी कंडीशन बताता हूं फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम इंटेंसिटी। पहले इस चीज को एक बार ध्यान से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। नाउ let's discuss the condition for minimum amplitude and minimum intensity. हाँ फ्रिंज विड्थ, फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं। आप वही तो देखो, सुपर इंपोजिशन इसके पहले जो हमने डेरिवेशन करते ओमेगा ओमेगा, वो पूरा डेरिवेशन आप देखो। एक और बात, जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल। जब हमने a1, आप जो पूछ रहे हो कि जब यह सुपर इंपोजिशन हो रहा है, जो सवाल आया है मेरे पास मऊ से, मैं इस सवाल को पहले सभी के लिए दोहरा दूं। सवाल यह है कि जब इस तरह से दो वेव सुपर इंपोज होती है तो क्या उन सुपर इंपोजिंग वेव की सुपर इंपोजिशन के बाद फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क आएगा? तो उसी चीज को देखने के लिए, उसी चीज का मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, उसके लिए आप जरा डेरिवेशन देखिए। मैंने y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल, इन दोनों को ऐड कराया y इक्वल टू y1 प्लस y2, और फिर वो जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने अप्लाई करी, उस ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करने के बाद मैंने अल्टीमेटली यह लिख दिया दैट दिस y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। बीटा के लिए एक एक्सप्रेशन लिख दिया, एम्पलीट्यूड के लिए यह एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ओमेगा टी। यह ओमेगा टी बिल्कुल वही है जो y1 के लिए ओमेगा है, जो y2 के लिए ओमेगा है। मींस यदि सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाली वेव, सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव सुपर इंपोज करती है तो जो रिजल्टिंग वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी जो दोनों सुपर इंपोजिंग वेव की है। मतलब इस तरह के सुपर इंपोजिशन से वेव की फ्रीक्वेंसी पर या एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं है, और वही इधर हमें ग्राफिकली भी दिख रहा है। यह जो टाइम पीरियड, इसका भी वही टाइम पीरियड
और रिजल्टिंग वेव का भी वही टाइम पीरियड। इज दैट परफेक्ट? अब let's discuss about the condition for minimum intensity, for minimum amplitude or for minimum intensity at P। यदि मुझे इस पॉइंट P पर जहां टेनिस बॉल रखी है वहां पर मैं चाहता हूं कि टेनिस बॉल की कम से कम एम्पलीट्यूड हो, कम से कम इंटेंसिटी हो, उसके पास कम से कम एनर्जी आए, तो देखिए यह एम्पलीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन, यह इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन। सबसे पहले मैं कहता हूं कॉस डेल की वैल्यू होना चाहिए -1। क्या आप जानते हैं कॉस डेल की वैल्यू -1 कब होती है? जब डेल हो जाए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब जब डेल हो आइदर पाई और 3 पाई और 5 पाई और 7 पाई एंड सो ऑन। cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, cos 7 पाई, ये सब -1 होता है। और cos डेल -1 हो गया तो मिनिमम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 हो जाएगा, जो सबसे कम एम्पलीट्यूड होगा। और जब डेल की वैल्यू पाई है तो इधर पाई रख के देख लीजिए, पाथ डिफरेंस λ/2। इधर 3 पाई रख के देख लीजिए, 3 λ/2। इधर 5 पाई रख के देख लीजिए, 5 λ/2 एंड सो ऑन। मींस ऐसी स्थिति में पाथ डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ये काहे की कंडीशन है? जरा देखिए, कल के लेक्चर में हमने अपोजिट फेज की क्या कंडीशन लिखी है। अपोजिट फेज की एग्जैक्टली यही कंडीशन है। मींस द टू वेव्स, सुपरपोजिंग वेव्स मस्ट बी इन अपोजिट फेज। सुपरपोजिंग waves must be in opposite phase। यदि अपोजिट फेज की वेव्स सुपर इंपोज करेंगी तो वहां पर ऐसा ही होगा। ऐसी कंडीशन में जो मिनिमम इंटेंसिटी है, जरा उसके लिए एक्सप्रेशन देखें, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, कॉस डेल की वैल्यू -1 हो गई तो -2a1 a2, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a1 -a2। मॉड लिखूंगा मैं उधर, क्योंकि a स्क्वायर इज a1 -a2 होल स्क्वायर, तो a इज मॉड ऑफ a1 -a2, जो भी कुछ ज्यादा है, मोर एम्पलीट्यूड माइनस द लेस एम्पलीट्यूड। एंड मिनिमम इंटेंसिटी would be equal to I1 plus I2 minus 2 under root of I1 I2 means under root of I1 minus under root of I2 whole square, and this situation would be called destructive superposition। इसे हम कहते हैं destructive superposition। destructive superposition में amplitude gets subtracted
intensity becomes minimum, energy of this ball becomes minimum. अब यह बॉल काफी कम एम्पलीट्यूड के साथ ऊपर नीचे होगी, इस बॉल के पास काफी कम एनर्जी होगी. मैं ग्राफिकली इस सिचुएशन को दिखाता हूं. इस जगह पर मैं y1 बनाता हूं, इस जगह पर मैं y2 बनाता हूं और इस जगह पर मैं दोनों को ऐड करके y दिखाऊंगा. इफ दिस इज y1, यहां y1 है. अब देखिए, मैं टाइम फ्रेम सेम करने के लिए, टाइम पीरियड सेम करने के लिए इस तरह से डॉटेड लाइंस बना देता हूं. अब y2 अपोजिट फेज में, y2 अपोजिट फेज में मतलब इस तरह से y2 अपोजिट फेज में ये हो गया. y1 का एम्पलीट्यूड a1, y2 का एम्पलीट्यूड a2. जरा देखिए, मैं इनको अपोजिट फेज में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस समय पर y1 पार्टिकल 1 को a1 से ऊपर ले जाना चाहती है और इसी समय पर y2 पार्टिकल को नीचे ले जाना चाहती है. यह a1 से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है और y2 उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है. मतलब सोर्स S1 से आने वाली वेव टेनिस बॉल को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, तो सोर्स S2 से आने वाली वेव टेनिस बॉल को नीचे झुकाने की कोशिश कर रही है. ओवरऑल टेनिस बॉल का क्या होगा? ओवरऑल टेनिस बॉल अभी भी वेव तो इसी तरह की दिखाएगी, मगर अब उसका एम्पलीट्यूड दिखेगा a1 माइनस a2. दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. इस केस में टेनिस बॉल के पास सबसे कम एनर्जी है, सबसे कम इंटेंसिटी है, मिनिमम इंटेंसिटी है, मिनिमम एम्पलीट्यूड है. ऐसा हमेशा तब हो रहा है जब सुपरपोजिंग वेव अपोजिट फेज में है. जब सुपरपोजिंग वेव के बीच में पाथ डिफरेंस है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, जब सुपरपोजिंग वेव के बीच में फेज डिफरेंस है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तभी वहां पर मिनिमम इंटेंसिटी और मिनिमम एम्पलीट्यूड है. अब जरा सोचिए, यदि हम इधर एक टेनिस बॉल रख दें और इधर एक टेनिस बॉल रख दें, दोनों टेनिस बॉल की पोजीशन में फर्क, दोनों पास पास में रखी हुई है. एक टेनिस बॉल पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो सकता है, तो इसके बगल में एक टेनिस बॉल जो रखी है इस पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेनिस बॉल का पाथ डिफरेंस तो है लैम्डा बाय 2 और इस टेनिस बॉल का पाथ डिफरेंस है लैम्डा. इस टेनिस बॉल का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होने से इधर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ और इस टेनिस बॉल का पाथ डिफरेंस लैम्डा होने से इधर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ. इधर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मतलब इधर हो गई मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम एनर्जी. इधर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मतलब इधर हो गई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एनर्जी. मतलब जब इधर से वेव चली और इधर से वेव चली, जब यह दोनों वेव इधर सुपर इंपोज हुई तो एक जगह पर तो एनर्जी काफी कम हो गई और एक जगह पर एनर्जी काफी अधिक बढ़ गई. मतलब
वेव सुपरपोजिशन से एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब वहां पर यूनिफॉर्मली, तालाब के हर जगह पर यूनिफॉर्मली एनर्जी नहीं फैल रही है। किसी जगह पर तालाब का पानी काफी अधिक ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है, मतलब वहां पर काफी अधिक एनर्जी आ गई, और किसी जगह पर तालाब का पानी बिल्कुल शांत दिख रहा है, मतलब वहां पर काफी कम एनर्जी। इस तरह से जब मैकेनिकल वेव्स सुपर इंपोज करती है तो वहां पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उस एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि वहां पर अलग अलग जगह पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, क्योंकि वहां पर अलग अलग जगह पर पाथ डिफरेंस कहीं ऑड मल्टीपल होता है, कहीं इवन मल्टीपल होता है। हम कहते हैं फॉर एनी रैंडम वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस we will calculate the phase difference by this expression, and after calculating that phase difference we will determine the amplitude by this expression and intensity by this expression. So this expressions are ultimately very much important. एक तो यह और एक यह। ध्यान से इसे नोट डाउन कीजिए। नाउ दिस इज अबाउट द रेलेवेंट कंसेप्ट ऑफ वेव्स। यह वेव्स के वह रेलेवेंट कंसेप्ट थे जो हमें अब आगे वेव ऑप्टिक्स चैप्टर को पढ़ने में खास मदद करेंगे। इसी के साथ खास जो मुझको वेव्स के बारे में बताना है वो मैं यहीं पर खत्म करता हूं और अब मैं खास चैप्टर वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा। हाउ दैट कंसेप्ट ऑफ वेव्स अराइजेस विद द लाइट। अब जो मैं आपको समझाऊंगा, सबसे पहले तो मैं वह कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा जो 1895 में वेव थ्योरी में ऐड करे गए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइजन की वेव थ्योरी वो रेडिली एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि हाइजन की वेव थ्योरी में कुछ बड़े अटपटे से कंसेप्ट डले हुए थे। लुमिनिफरस ईथर, वो कंसेप्ट कभी किसी को समझ में नहीं आया था। यह बात कभी किसी को समझ में नहीं आई थी कि लाइट वेव्स किस मीडियम में ट्रैवल करती है, उस मीडियम में फिजिकल पैरामीटर क्या है और उस फिजिकल पैरामीटर में किस तरह का डिस्टर्बेंस है। हमें सबसे पहले तो यही समझाना होगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं वेव मीन्स डिस्टर्बेंस इन मीडियम। तो लाइट वेव में किस तरह का मीडियम है, किस तरह का डिस्टर्बेंस है, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। वो डिस्टर्बेंस जो हो रहा है उसे हम ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन क्यों कहते हैं, हम इस बात को समझेंगे। इसके बाद हम उस समय 1895 में हाइजन की वेव थ्योरी में और भी कई सारे छोटे छोटे नए नए कंसेप्ट ऐड करे गए थे, उन सभी कंसेप्ट को हम ऐड करेंगे और फिर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। वह एक्सपेरिमेंट जो टर्निंग पॉइंट बन गया, वह एक्सपेरिमेंट जिसने न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी को फेलियर प्रूव कर दिया, गलत प्रूव कर दिया, वह एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से हाइजन की वेव थ्योरी की चर्चा की जाने लगी। हम यह समझेंगे कि कैसे न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी उस एक्सपेरिमेंट को समझाने में नाकामयाब रही और किस तरह से हाइजन की वेव थ्योरी के द्वारा उस एक्सपेरिमेंट को बड़ी सरलता पूर्वक, बड़ी सफलता के साथ समझा दिया गया। और
फिर हम उससे रिलेटेड ढेर सारी मैथमेटिक्स, ढेर सारी फिजिक्स सीखेंगे, उससे रिलेटेड ढेर सारी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, और फिर उसी एक्सप्रेशन और उसी एक्सपेरिमेंट में तरह तरह के मॉडिफिकेशंस, मॉडिफाइड सेटअप को सीखेंगे। और इस तरह से इस चैप्टर को अब हम कल के दिन एग्जैक्टली यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के दिन मैं इतना ही कराता हूं और कल मैं रियल वेव ऑप्टिक्स चैप्टर आपको पढ़ाना चालू करूंगा। आज के दिन इतना ही कराता हूं। गुड बाय, गुड नाइट। हाँ 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 बोलो।